अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर इन गुड हेल्थ। और आज हम जो समझने की कोशिश करेंगे वो है आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि आपको पता है कि कल हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है अंडर द हेडिंग ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आज वो है ionic or electrovalent bond. Now, this type of bond is exhibited by atoms which can either lose electron or form positively charged ions, cations, or gain electrons to form negatively charged ions, anions. Now, ये ionic bonds कौन से atoms बनाते हैं? जो कि ये exhibit का मतलब होता है show करना, यानी कि वो ऐसे atoms जो ये show करते हैं कि उनमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी एक एटम जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा होगा, और जो दूसरा एटम मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होगा वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा होगा. नाउ द एटम्स व्हिच कैन लूज इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव और basic, and the atoms capable of gaining one or more electron is referred as electronegative. Now जो दो एटम्स मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हैं उसमें जो एटम लूज करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन, यानी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है दूसरे एटम को, उस एटम को या उस आयन को हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव और बेसिक एटम है. ऑन द अदर हैंड जो एटम गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी ले रहा है अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को, उस एटम को हम कहते हैं कि इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या इसको एसिडिक एटम भी आप कह सकते हैं. Okay, now the more electropositive atoms has always low value of ionization potential and thus capable of losing electron with greater ease. Now देखिए जो more electropositive atoms होते हैं उनके अंदर क्या होती है, low ionization potential होती है. अब आपको अगर याद हो हमने previous lectures में ये कवर कर लिया है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या चीज होती है. आयनाइजेशन पोटेंशियल वो एनर्जी होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी एटम के लिए कि उसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकें. तो जिन एटम्स के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू कम होगी मींस दे आर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, यानी कि वो बहुत इजीली अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देंगे, लूज कर देंगे. तो लोअर द आयनाइजेशन पोटेंशियल, more electropositive is the atom and thus capable of losing electron with greater ease. वो आसानी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे. Now the electrons lost by electropositive atoms are completely transferred to other atoms which show greater electronegativities. Now ये जो एटम जो अपने easily इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, इसको गेन कौन कर रहा है? वो एटम्स गेन कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि जिसके अंदर ये टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके. तो ऐसे एटम्स जो हैं उनको हम कहते हैं कि दे हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज एंड दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस और एटम्स. The bond formed by a complete transfer of electron from electropositive atom to more electronegative atom is called ionic or electrovalent bond. ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, लाइक ये जो एक एटम है वो अपना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और वो बहुत इजीली अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और दूसरा एटम क्या कर रहा है, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द बॉन्ड विच इज फॉर्म by the complete transfer of electron is called ionic or covalent bond. The electropositive elements in energy terms should have higher energy states than those of electronegative elements. This energy difference will be responsible for the flow of electrons from higher energy states to लोअर एनर्जी स्टेट्स. नाउ अच्छा, अब ये देखिए क्या बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो एनर्जी स्टेट्स जो हैं दे मस्ट बी एट अ हायर एनर्जी स्टेट. जब भी क्या होगा कि उनके जब वो हायर एनर्जी स्टेट्स में होंगे तो वो अपनी एनर्जी को लोअर करना चाहता है. हर एटम, हर एलिमेंट अपनी एनर्जी को लोअर रखना चाहता है, इक्विलिब्रियम पे रखना चाहता है. इसी वजह से जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, अगर उनकी सिस्टम की एनर्जी बहुत हाई है, एटम की एनर्जी बहुत हाई होती है, तो फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली फ्लो करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो डाउन होगी. इसी वजह से हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली ट्रेवल करके आ जाएगा.
or the two atoms are held together by electrostatic force of attraction acting between such atoms. That is like जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो किस वजह से होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन द टू आयंस, जो कि आयंस कैसे बन रहे हैं, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बन रहा है जो कि अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव बन रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। उन दोनों के दरमियान electrostatic force of attraction develop हो जाएगी because of the ion formation, and they will make a bond which is called ionic or electrovalent bond. The energy required to completely separate the ions from a diatomic molecule is given by the following expression. That is, potential energy is equals to electrostatic energy plus van der Waals energy. तो अच्छा, अब जो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है, यानी आयनिक बॉन्ड एंड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इसकी जो एनर्जी है, अगर आपको कितनी एनर्जी चाहिए कि आप दो एटम्स को सेपरेट कर सकें, यानी अगर कोई दो एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन के ले लीजिए, Cl2 है अगर गैस फॉर्म में, उसमें दो क्लोराइड के एटम्स जो हैं वो कंबाइन हुए हैं, या डायटोमिक सॉरी उन्होंने कहा है, तो आप NaCl ले लीजिए फॉर कन्वीनियंस, आप सोडियम क्लोराइड, क्योंकि आयनिक बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, अगर हम क्लोराइड को लेंगे तो दैट विल कम इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आयनिक के लिए अगर हम सोडियम क्लोराइड, जो बेसिक एग्जांपल है हमारे पास, ये पोटेशियम क्लोराइड है, जिसमें कि एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दूसरा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सोडियम इज वेरी हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और एटम, एंड क्लोराइड इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ऐसे जो आयंस होते हैं, तो उनकी जो एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या एनर्जी क्या है, दो चार्ज हैं, ये वाली अगर आपको याद हो तो हमने ये कूलम्स का जो लॉ होता है उससे ये इंटरप्रेट की हुई है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की जो ये इक्वेशन है। और इसके साथ प्लस क्या करना होता है, वंडर वॉल एनर्जी। जो वंडर वॉल एनर्जीज होती हैं, आपको पता है कि जो ये हमने पढ़ी थी कि जब पहले हम वंडर वॉल रेडियाई भी हम जब कर रहे थे, वहां पे भी हमने ये देखा था कि वंडर वॉल एनर्जीज क्या होती हैं। तो बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मेशन होती है किसी भी लाइक आयनिक बॉन्ड की, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की, अगर आप आयनिक बॉन्ड को आपने ब्रेक करना है तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्लस वंडर वॉल एनर्जी। ठीक, now where Q1 and Q2 are charges on atoms M and X, यहाँ पे जो M और X है, अगर सोडियम और क्लोराइड है तो जो चार्जेस हैं यानी सोडियम का चार्ज हो जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगी, Q1 हो जाएगा, और Q2 क्या हो जाएगा, क्लोराइड का आयन हो जाएगा। एंड R इज द इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन। ये जो R है ये क्या है, इंटरन्यूक्लियर, यानी जो दो एटम्स फॉर्म हुए हैं उनके जो न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय R। और E तो जो इनके ऊपर चार्ज है बेसिकली उसको स्क्वायर किया है इन्होंने, तो दैट विल गिव यू द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू completely separate the ions. ठीक, okay, now the general tendency of various atoms to form molecule is to attain inert gas configuration, being the most stable. Now this we have discussed so many times कि every atom which is involved in bond formation wants to attain inert gas configuration, या फिर वो अपना जो उसका outer most octet होता है उसको complete करना चाह रहा होता है और inert gas configuration को attain करना चाह रहा होता है for stabilization, for stability. The atoms of the inert gases have outermost p orbitals completely filled. Such a configuration will not easily lose or gain any electron because very high ionization potential or electronegativities will be required to remove an electron or gain any additional electron. Now, और ऐसा जब कोई भी एटम जो है वो inert gas configuration को attain कर लेता है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट देन कि आप उसकी इलेक्ट्रॉन्स को उसमें से निकाल सकें या उसमें ऐड कर सकें। लाइक फॉर एग्जांपल अगर सोडियम ने अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो दे दिया है, यहाँ पे अगर आप कंसिडर करते हैं सोडियम एटम को, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट, सॉरी 11 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल हैं इसके पास, और व्हेन इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन तो इसके पास जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेता है व्हेन इट इज इन दिस कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। लाइक before it had 11 electron and after the removal of one electron
सिंस इट इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया एंड इट इज नाउ in this state, that is Na plus, and it has how many electrons? 10 electrons, and it has attained the stable gas configuration, inert gas जो configuration है उसको उसने attain कर लिया है. Now it is in a stable condition. It is very difficult now कि आप इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन को निकाल सकें, क्योंकि आपको पता है कि जो inert gases होती हैं उनकी ionization potential जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है. आप उसमें से इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उनके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन को एंटर कर सकें या कोई भी इलेक्ट्रॉन को निकाल सकें. तो सिमिलरली सोडियम एटम जो है जब सोडियम आयन में कन्वर्ट हुआ है तो इट हैज अटेन्ड द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, एंड इट इज इन स्टेबल कंडीशन. अच्छा, अब क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है ये किसके पास जा रहा है? क्लोराइड के पास. क्लोराइड के पास ऑलरेडी आपको पता है कि 17 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मौजूद हैं, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले. यानी नोबल गैस जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए इसको 18 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है. तो ये डेस्परेट है बहुत ज्यादा क्लोरीन का एटम कि ये एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले. इसीलिए हम कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि इट वांट्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर. नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या हो रहा है कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और क्लोरीन को चाहिए था एक इलेक्ट्रॉन, उसने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया सोडियम और क्लोराइड के दरमियान. ठीक है. नाउ इसी चीज को यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि सच अ कॉन्फ़िगरेशन विल नॉट इजीली लूज और गेन एनी electron because very high ionization potential or high electronegativities will be required to remove or gain any additional electron. Now let us consider the example of potassium chloride. We have discussed sodium chloride here. Now they have given an example of potassium chloride. अगर potassium को भी आप देखें क्योंकि इनके groups क्योंकि पोटेशियम इज ऑल्सो वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, तो उसका भी ऑलमोस्ट सेम ही है. लेट्स सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर पोटेशियम. एंड इफ यू सी हियर आउटर मोस्ट 4s जो इसका ऑर्बिटल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और क्लोराइड के अंदर आप देखिए जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 3p में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर आपने पोटेशियम को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इसकी करनी है तो यू हैव टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर. outermost ऑर्बिटल में से 1 इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव्ड, एंड जो लेफ्ट ओवर होगा वो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6 विच इज ए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. ठीक. तो पोटेशियम क्या करेगा? इजीली दिस रिमूव कर देगा इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से. सिमिलरली क्लोरीन को क्या चाहिए? क्लोरीन के पास अगर एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है तो दिस क्लोरीन विल अटेन अ नोबल गैस और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसका 3p6 हो जाएगा. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होगा? यहाँ से chlorine has the electronic configuration of this. None of these has an inert electronic configuration. Like potassium के पास भी inert gas configuration इस वक्त नहीं है इस फॉर्म में, और क्लोराइड के पास भी inert gas configuration नहीं है, और दोनों चाह रहे हैं कि inert gas configuration हो जाए. तो as a result of that क्या हो जाएगा? अब पोटेशियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करेगा और क्लोराइड जो है उसको गेन कर लेगा. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी दोनों की, वो कौन सी हो जाएगी? आर्गॉन गैस की हो जाएगी, क्योंकि आर्गॉन ही जो इनका जो पीरियड है जिसमें पोटेशियम और क्लोराइड है, उस पीरियड के एंड में अगर आप देखें तो आर्गॉन आता है. यू कैन गो थ्रू द पीरियोडिक टेबल टू चेक इट. और इसीलिए जब ये इसके अंदर 3p6 होंगे तो ये आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा, और जब ये यहाँ से s में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे भी 3p6 हो जाएगा, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एंड देयरफॉर the loss of 1 electron from potassium and gain of this electron by chlorine would leave both the atoms with argon configuration. During this process, potassium chloride would be produced, and the electrostatic attraction between these oppositely charged ions should be responsible for a stable ionic bond. ठीक. अब एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या हो रहा है कि ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, यानी पोटेशियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है क्लोरीन को. तो पोटेशियम इज अ वेरी गुड, लाइक इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव,
atom, or chlorine is electronegative atom. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या हुआ कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन पोटेशियम एंड क्लोराइड हैज डेवलप्ड ड्यू टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, विच इज रिस्पॉन्सिबल, जो कि रिस्पॉन्सिबल हुई स्टेबल आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक, और स्टेबल क्यों है ये? क्योंकि दोनों जो एटम्स हैं, यानी पोटेशियम ने भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली और क्लोराइड ने भी स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली। इसी वजह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी पोटेशियम क्लोराइड की, वो एक स्टेबल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है बेटा कि जब भी कोई आपसे कोई भी दो एलिमेंट्स दे, आपको कोई भी दो एटम्स देता है और आपसे पूछता है कि आप बताइए, प्रिडिक्ट कीजिए कि ये जो है ये स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी इनकी कि नहीं होगी, तो द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज टू राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों एटम्स जो भी आपको दिए गए हैं उनकी लिखिए, एंड देन चेक कीजिए कि आया after the bond formation they both are attaining the noble gas configuration or not. If they are attaining, if they are gaining the noble gas configuration, it means कि जो bond form होगा उन दोनों atoms के दरमियान वो एक stable bond होगा। ठीक है, सो दिस इज द टिप फॉर यू। अगर एग्जाम में भी आपसे कंपैरेटिवली कंपेयर करने के लिए आ जाता है, कंपैरेटिव स्टडीज आ जाती हैं, दो उन्होंने आपको मॉलिक्यूल्स दे दिए, एक पोटेशियम क्लोराइड का दे दिया, एक किसी और एक और आयनिक बॉन्ड जिसमें बना हुआ है उसका दे दिया, और वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताइए कि इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो आपने सबसे पहले आयनिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दोनों मॉलिक्यूल्स की वो लिखनी है, एंड देन आप कंपेयर कर लीजिए कि जो भी आयंस जो हैं वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर रहे हैं आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, दे विल मेक अ stable ionic bond. Now let us take some more examples to elaborate the ionic bonding situation. Now formation of sodium chloride molecule, as we discussed कि जब सोडियम एटम की फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है यूजुअली, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो वो आयन फॉर्म में आ गया है और उसकी नियॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, क्योंकि जो सोडियम के एंड में जो नोबल गैस है वो नियॉन होती है। ठीक, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट it will attain a neon configuration. Similarly, जो chloride है, after gaining one electron, it will attain the configuration of argon. Another way of representing the bonding situation is following. लाइक सोडियम, ये डिफरेंट वेज बताए इन्होंने कि बॉन्ड फॉर्मेशन को आप किस तरह से जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं। बेसिकली जब आप ये इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से शो कर रहे होते हैं, इसको लुइस मॉडल भी कहा जाता है कि आप इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहे होते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है एंड सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड है, जिसे मैं आपको बता रही थी कि कंपैरेटिव स्टडी अगर आपने करनी है तो आप इस तरह से इस फॉर्म में जो है वो लिखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि आया जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है उसमें जो आयंस इन्वॉल्व हैं, जैसे कि मैग्नीशियम और क्लोराइड में अगर आप देखते हैं तो मैग्नीशियम ने क्या, जब वो +2 बन रहा है, आयन फॉर्म बन रहा है, तो क्या वो अटेन कर रहा है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और जो क्लोराइड है वो आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन इज इट अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और नॉट। यहाँ पे देखें दोनों ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अटेन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो मैग्नीशियम क्लोराइड का बॉन्ड फॉर्म होगा दैट विल आल्सो बी अ स्टेबल बॉन्ड। ठीक, इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम फ्लोराइड का इन्होंने बताया, जैसे कि किस तरह से एल्युमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने अगर रिमूव करता है तो वो नियॉन की जो है वो इनर्ट गैस जो नियॉन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अटेन करेगा। फ्लोराइड को भी 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करेगा। तो इसीलिए जो एल्युमिनियम फ्लोराइड का बॉन्ड फॉर्म होता है दैट इज ऑल्सो अ स्टेबल फॉर्म, स्टेबल बॉन्ड, स्टेबल आयनिक बॉन्ड होता है वो भी। So the ions like O-2 fluoride, sodium, magnesium, aluminum with outer configuration of 2s2, 2p6 belong to neon configuration, and s2 chloride, potassium and calcium belong to argon configuration. ठीक है, तो ये अकॉर्डिंगली जो पीरियड में जिस तरह से ये अरेंज हुए हुए हैं, और फिर आप लास्ट में देख लीजिए कौन सी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को दे वांट टू अटेन।
Various positive ions do not attain inert gas configuration after the ionic bond formation. Thus, transition metal ions show सच बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल नाउ देखिए, अब यही चीज आ गई, जो एनॉमली है वो आपकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ही आता है. बेसिकली जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जितने भी हैं आपके एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, दे फॉलो द जनरल रूल. बट जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और इनर एंड आउटर ट्रांजिशन हो या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, दे ऑल शो सम काइंड ऑफ एनॉमलीज. और इसी वजह से कि जो उनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो यूजुअली क्या होता है कि दे डोंट फॉलो द बेसिक रूल्स, और जो उनके बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो भी डिफरेंट होती है. फिर लाइक फॉर एग्जांपल, अब इसमें जिंक की एग्जांपल उन्होंने दी है कि वैसे तो जिंक जो है ये आपका, लेट्स सी कि जिंक में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं तो इट विल बिकम positive 2 charge, it will become positively 2 charged. And electronic configuration अगर आप इसकी देखते हैं तो लास्ट में 4s2 आता है. एंड फिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज नॉट लाइक, ये किसी भी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इस तरह की नहीं है. ठीक, लेकिन फिर भी जो है जिंक जो है वो कुछ आयनिक बॉन्ड्स बना रहा है. जिंक क्लोराइड जैसे है, दैट मेक्स अ आयनिक बॉन्ड. अच्छा, अदर आयंस बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी आर कॉपर, फेरिक, फेरस, फेरिक, कोबाल्ट, निकल. ये वाले जो हैं, दे ऑल्दो दे आर नॉट लाइक फॉलोइंग दिस रूल के जब ये आयन बन रहे हैं तो इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है इज नॉट लाइक एनी नोबल गैस, बट स्टिल दे मेक आयनिक बॉन्ड. ठीक है, तो यहाँ पे जरा सा डिफरेंस है ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए. आई होप कि दिस पॉइंट इज क्लियर कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वंस द एटम बिकम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लाइक उसने रिमूव कर दिया अपना इलेक्ट्रॉन, बट स्टिल इट इज नॉट गेनिंग एनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किस कोई भी इनर्ट गैसेस जितनी भी हैं उनमें किसी में भी ऐसी कोई भी गैस नहीं है जिसके अंदर 3D ऑर्बिटल आ रहा हो. ठीक है, लेकिन फिर भी ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सम ऑफ देम दे मेक आयनिक बॉन्ड्स. और वो किस तरह से बनाते हैं वी शैल डिस्कस लेटर ऑन. ठीक है, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो आयनिक बॉन्ड के अलावा कौन से बॉन्ड्स बनाते हैं वो भी इंशाल्लाह वी शैल डिस्कस इन अदर लाइक टाइप ऑफ बॉन्ड्स. तो एज ऑफ नाउ जस्ट रिमेंबर दिस के एग्जांपल, अगर आप जिंक की याद रख लीजिए कि जिंक की ऑल्दो देयर इज like removal of electron, it is becoming like positive 2 charged ion, but it is not attaining any noble gas configuration, and it gets involved in the formation of an ionic bond. Like zinc chloride is a common example. अगर आप देखें तो zinc और chloride का जो bond form होता है वो ionic bond होता है, मगर zinc जो है वो noble gas configuration को attain नहीं कर रहा है, but it is making a stable ionic bond. Now, transition metal ions which do not resort to inert gas configuration attain their stability through the formation of complex ions. Now, as I told you कि transition metals जो होते हैं वो कुछ तो ionic bond formation में भी involve होते हैं, लेकिन majority of them they make complex ions. क्योंकि उसके अंदर वो अपनी स्टेबिलिटी को, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो वो अटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपने आप को किस तरह स्टेबलाइज करते हैं? बाय द फॉर्मेशन ऑफ complex ions. The ions with odd number of s or p electrons are not known, but an odd number of d electrons is found in transition metal ions. यानी d ऑर्बिटल जो है उसके अंदर यूजुअली जो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं कॉम्प्लेक्स आयंस की, उनके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो यूजुअली प्रेजेंट होते हैं. और जब ये हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड या जो दूसरे टाइप्स ऑफ कंपाउंड हैं जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इंशाल्लाह वहाँ पे ही हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे. It should be noted that important forces between atom or groups of atoms are electrostatic in nature. Now this is also an important point कि जब भी bond formation हो रहा है between two atoms, तो जो forces attract कर रहे हैं atoms को या group of atoms को, they are electrostatic इन नेचर. यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक, आपको जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की टर्म आती है तो यू शुड ऑलवेज गो टू कूलम्स लॉ, यानी कि जो भी ये वाली जो इक्वेशन अभी हमने पीछे भी डिस्कस की थी
वही वाली इक्वेशन आपके जहन में आ जानी चाहिए, क्योंकि ये हम ऑब्वियसली इसको डिटेल में नहीं हम डिस्कस कर सकते। ये आपकी प्रीवियस नॉलेज, जो आपने प्रायर नॉलेज होती है आपके पास, उसको देखते हुए आपके जहन में होना चाहिए कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन है आयनिक बॉन्ड की, दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इसके लिए आज का आपका होमवर्क ये है कि यू हैव टू गो थ्रू, एक तो आयनिक बॉन्ड्स को अच्छी तरह से आपने पढ़ लेना है, इसको समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक अब आएगा विच इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड, दिस इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस के आपको ये समझना होगा कि किस तरह से जो स्ट्रक्चर है क्रिस्टल का, जैसे सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, जो उसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, तो उसको अगर आप डीप इनसाइड जाके देखें कि वो स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से अरेंज्ड है, किस तरह लेयर्स ऑफ लाइक सोडियम एंड क्लोराइड्स आर अरेंज्ड in order to make the crystal, one single crystal of sodium chloride, किस तरह से उसके अंदर किस तरह layers of sodium and chlorides are arranged। तो उसको समझने के लिए हम इंशाल्लाह क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स करेंगे, और इसमें एग्जांपल हम देखेंगे सोडियम क्लोराइड की और सीजियम क्लोराइड की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इसको डिटेल में चेक करते हैं, लेकिन आपका होमवर्क ये है कि यू हैव टू गो थ्रू दीज पैसेजेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट ऑन योर ओन, और फिर जब इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो थिंग्स विल गेट फर्दर clear to you. I hope this lecture is clear, and thank you very much for your kind attention, and see you soon inshallah. Assalamu alaikum.